नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का आर्थिक व्यवस्था का संकट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के बाद की राजनीति। ये हमारा तृतीय वीडियो है बच्चों। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको आपातकाल के पूरे घटनाक्रम के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपातकाल की किस प्रकार से पृष्ठभूमि तय की गई थी, स्थापित की गई थी, किस प्रकार से राजनीति जो है सरकारी से अपने स्तर को हटा करके किस प्रकार से वो निजित्व में आ चुकी थी, प्राधिकार सारे निजित्व उसने कर लिए थे। और आपातकाल की आर्थिक पृष्ठभूमि भी बहुत ही विवादास्पद रही, कोई सुधार उसमें नहीं हुआ। 1971-72 के बाद किसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक दशा में कोई भी सुधार नहीं हो पाया और पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के बाद अर्थव्यवस्था में की गति में भी बहुत धीमी स्थिति हो गई थी। और इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल से जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो भी 23% से बढ़कर के 30% हो चली थी। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी प्रकार से गुजरात आंदोलन, बिहार का आंदोलन, इन सबको हमने देखा। इसमें आपातकाल के समय न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका से भी सरकार के विवादास्पद मंतव्य हो गए थे। इस दौर में न्यायपालिका और सरकार में बहुत सारे मतभेद खड़े हो चुके थे। मौलिक अधिकारों को लेकर संसद और सर्वोच्च न्यायालय आमने सामने हो चुके थे। ऐसे बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई थी जिसको हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी। फिर आपातकाल की घोषणा हुई। 25 जनवरी 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया गया था। आपातकाल घोषित करने पर भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए, जिसमें 1971 में बतौर उम्मीदवार के रूप में जब इंदिरा गांधी चुनी गई, उन्होंने अपने चुनावी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और और बहुत सारे आरोप भी लगाए उन पर और न्यायालय में याचिका भी दाखिल करी। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर देना चाहिए। और इस फैसले के बाद कानूनन इंदिरा गांधी अब संसद सदस्य भी नहीं रही और 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्य नहीं रही और प्रधानमंत्री पद पर भी बनी रहना वो चाहती थी। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर आंशिक स्नादेश सुनाया और और अपील का फैसला होने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, परंतु लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हमने देखी। जेपी ने भी सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया और सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन नहीं किया। और इसी प्रकार से आपातकाल के भी कुछ परिणाम हुए। हड़तालें रोक दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। इंडियन एक्सप्रेस स्टेटमेंट के साथ साथ फेमिनाज, मेनस्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लगा दी गई। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, इन सब की अनुमति नहीं दी गई। निवारक नजरबंदी इस्तेमाल की गई। बहुत से नेता जो गिरफ्तारी से बच गए थे उन्हें भूमिगत होना पड़ा। और इसी प्रकार से बहुत सी बातें इसके अंतर्गत हुई। और आपातकाल के दौरान ही संविधान की 42वीं संविधान संशोधन वो भी हुआ उसी समय। और यह संशोधन जो है देश की विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया इस संशोधन के अंतर्गत। और आपातकाल के लिए और दृष्टिकोण रहा, सत्ता पक्ष का दृष्टिकोण अलग रहा। सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, इसके अनुकूल विपक्षी दल को चाहिए कि निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाना चाहिए। और इसी प्रकार से ये सब शाह जांच आयोग भी बैठाया गया। 1977 की जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और 25 जून 1975 में गठित शाह आयोग का मुख्य कार्य आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता का दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार की विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच करना था। और फिर इस आपातकाल से बहुत से सबक भी लिए गए, जिसमें आपातकाल से पहला सबक यह मिला कि लोकतंत्र को भारत से विदा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मतलब सबसे पहली बात कि लोकतंत्र इस प्रकार से संगठित हो चुका था, इस प्रकार से सुदृढ़ हो चुका था कि उसको विदा करना बहुत ही मुश्किल था। आपातकाल प्रावधानों में अंदरूनी गड़बड़ी के तहत अब आपातकाल तभी लगा सकते थे जब सशस्त्र विद्रोह हो, तभी लगा सकते थे। अब यह चेंज आया इसमें। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन भी आए। तो इस प्रकार से हमने पिछले 2 वीडियोस में इन सभी विषयों पर चर्चा करी बहुत ही विस्तृत रूप से। आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के बाद की राजनीति।
जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज व्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था, विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975-77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई। लोकतंत्र के चुनाव 1977, 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया और इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा भी कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए और ऐसे में विपक्ष की चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय उसे मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेजी थी और आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। तो चुनाव के बिल्कुल पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल भी बनाया और नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व स्वीकार कर लिया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का कि आपातकाल के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपातकाल से के पहले भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसे जनता पार्टी कहा गया। और कांग्रेस से कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हो चुके थे और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। 1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया और इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया और हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध हो चुका था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी और कांग्रेस के लिए यह अब बड़ी मुश्किल आ चुकी थी। आप ये देखिए, मोरारजी देसाई का जीवन काल 1896-1995 तक, स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता, खादी, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक, बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री, 1969 के बीच उप प्रधानमंत्री, पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस ओ में शामिल और 77-79 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ भी से प्रधानमंत्री बने। अभी देखिए किस प्रकार का व्यंग है। रे बाबा, इस आम आदमी से बच के रहना, अब वह अपने साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ये देख सकते हैं। देखिए कि एक कार्टूनिस्ट ने 1977 के चुनावों में हारने और जीतने वालों को किस तरह देखा। आम आदमी के साथ खड़े हुए लोगों में जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया गया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 29 मार्च 1977 को ये चित्र पेश किया गया कार्टूनिस्ट के द्वारा। और इसके बाद चुनावों के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई और कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें ही मिली थी। उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए थे और जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 300 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था और कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट नहीं पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक सीट मिली और इंदिरा गांधी रायबरेली से, उसके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। बहरहाल, अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नजर दौड़ाएंगे
तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरफ से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक टोक चलता रहा और इसके कई कारण भी रहे विद्यार्थियों। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने और जबरन नसबंदी करने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की प्रकृति से दूरगामी बदलाव आ चुके थे। उत्तर भारत का मध्यम वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था। ये चित्र देख सकते हैं आप। 1977 में बनी गैर कांग्रेस सरकार को शपथ ग्रहण समारोह चित्र में जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं ये सब। ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद लोकसभा चुनावों के परिणाम आप देख सकते हैं। देखो जहां पे ये हरे हरा दिखा रखा है, ग्रीन जनता पार्टी बीएलडी, येलो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और ऑरेंज कलर का ये जो बता रखा है ब्लॉक, इसमें वाम दल और ब्लू में है अन्य दल। ये देखिए सब जगह जो है गैर कांग्रेसी पार्टी यानी कि जनता पार्टी यहाँ सब जगह दिखाई दे रही है। यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से नहीं बनाया गया है विद्यार्थियों, भारत का मानचित्र भी नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा नहीं मानना चाहिए। ये इसी प्रकार से रफली बनाया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से जनता पार्टी ने अधिकांश जगहों पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कि उसने भी काफी जगह पर अपना आधिपत्य अभी तक भी इसने जमा रखा था। इस मानचित्र में उन जगहों को चिन्हित करें आप जहां कांग्रेस हारी और कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई, और ऐसे राज्य जहां कांग्रेस और उसके साथी दलों को भारी विजय मिली। और अगर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में मतदाताओं ने इतने अलग ढर्रे पर मतदान किया तो हम कैसे कहें कि 1977 के चुनावों का जनादेश क्या था। आप देख सकते हैं कार्टून में क्या व्यंग किया गया है कि कांग्रेस को किस प्रकार से इसमें उत्तर और दक्षिण के राज्यों में मतदाताओं ने इतने अलग ढर्रे पर मतदान किया और 77 के चुनावों में जनादेश के में इस प्रकार का असमंजस देखा गया कि एक जगह तो लोगों को जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है और दूसरी जगह बहुमत मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। तो जनादेश किस प्रकार का है पूरे भारत का, ये काफी असमंजस वाली बात है। और आप यहाँ देख सकते हैं एक चौधरी चरण सिंह का जीवन काल 1902-1987, जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय, ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक, कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन, उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री, बाद में 77 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने और 77-79 लोक दल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह। आप देख लीजिए आप। और इसके बाद ये कार्टून में व्यंग किया गया है। मैं समझ गया आपातकाल एक तरह से तानाशाही निरोधक टीका था, इसमें दर्द हुआ और बुखार भी आया, लेकिन अंततः हमारे लोकतंत्र के भीतर क्षमता बढ़ी, मतलब लोकतंत्र हमारा जो है वो और भी मजबूत हो गया। ये चित्र में आप देख सकते हैं जनता पार्टी की गुटबाजी पर बहुत से कार्टून बने और उसकी कुछ बान के यहाँ आप भी देख सकते हैं, और ये कार्टून अंग्रेजी भाषा के अखबारों और पत्रिकाओं में छपे थे। ये इसके बाद बच्चों मध्यम वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े, और इस अर्थ में देखें तो 77 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों का संकेत करते हैं। अब हम बात करते हैं जनता सरकार की। जनता सरकार का किस प्रकार से रवैया रहा। 1977 के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची थी, और इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई 66 और 67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी भी रहे। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेस सरकार में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था, और बहरहाल मोरारजी देसाई
प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म नहीं हुई। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका और इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। इसी प्रकार जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव भी नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया था। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया और इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने ही सत्ता में रही। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए और इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हो चुकी थी। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। देख लीजिए किस प्रकार से जनादेश, देखिए किस प्रकार से उठापटक हुई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल कर ली और कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आ गई। 1977 और 79 के चुनावों ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया और सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। आप देख सकते हैं। अब देखिए जगजीवन राम 1908 से 1986 स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेस नेता, 77 और 79 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री, संविधान सभा के सदस्य, 1952 में मृत्यु पर्यंत सांसद रहे, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, 1952 से 77 के बीच अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली और विद्वान और कुशल प्रशासक थे। विरासत देखिए। लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई? क्या मामला इतना भारी था? 77 और 80 के चुनावों के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद से कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ और 69 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक मति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक से समेटकर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ लिया था और उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू कर चुके थी वो। और इसलिए 1970 के दशक में के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी एक तरफ कितना खींच पाती थी। और इसके साथ साथ ही यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई। अब ये देखिए ये कार्टून कितना बड़ा व्यंग किया गया है। इस कार्टून में यह कार्टून 1980 के चुनावों के बाद छपा था। देख लीजिए 1975 के बाद 1977 में जनता पार्टी को किस प्रकार से बहुमत मिला, लेकिन इस जनता पार्टी में आपसी कलह और असंतोष के कारण आप ये देखिए इंदिरा गांधी ने झाड़ू ले रखी है और किस प्रकार से डस्टबिन में इन सबको समेट करके डाल दिया और खुद अब सत्ता में आ चुकी है पूर्ण बहुमत के साथ। आप देख लीजिए कितना बढ़िया व्यंग किया गया है। यह कार्टून 1980 के चुनावों के बाद छपा था और कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ साफ नजर आने लगी थी कि चुनावों में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज ने 1977 के चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाई। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हो चुका था। हमने ऊपर गौर भी किया था कि 77 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनावों के बाद 77 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए और इसमें उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी। इन सरकारों के बनने से पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। और इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त कर लिया था और इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज्यादा विस्तार से हम लास्ट के अध्याय में पढ़ेंगे। और आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं।
संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व में लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया और भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन यानी कानून के शासन के दायरे में रहते हुए करेगी। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुमुखी शक्तियां दे दी गई और इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग भी हुआ। यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा भी संगीन था, मतलब गहरा था। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा और स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आने लगा। और इस तनाव का एक कारण यह भी था विद्यार्थियों की हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और आगे के 2 अध्यायों में हम इस तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को भी समझेंगे और इन अध्यायों में हम विशेष रूप से जन आंदोलनों और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी और बहसों को भी पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देखिए साइड में सिद्धार्थ, विक्रम और गीता मेधावी और सामाजिक सरोकार वाले छात्र हैं। दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तीनों अलग अलग राह पर निकल पड़े हैं। ये एक मूवी का आपको दिखाया जा रहा है। और सिद्धार्थ सामाजिक बदलाव के लिए क्रांतिकारी विचारधारा का हिमायती है। विक्रम की दलील जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की है, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करने निकले इन लोगों के सुख दुख के इर्द गिर्द यह कहानी चलती है। फिल्म की पृष्ठभूमि 70 के दशक की है और इस फिल्म के युवा चरित्र उस दौर की अपेक्षाओं और आदर्शवाद की उपज हैं। सिद्धांत क्रांति के अपने मकसद में सफल नहीं होता, लेकिन वह गरीबों के दुख दर्द इस तरह अपना चुका है कि उसे क्रांति की जगह ऐसे लोगों की हालत में थोड़ी बेहतरी ला पाना ही अच्छा लगने लगता है। दूसरी तरफ विक्रम एक आम फहम राजनीतिक तिकड़मबाज बन जाता है, लेकिन अपने इस काम को लेकर अपना मत कचोटता रहता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये पिक्चर 2005 में निर्देशक सुधीर मिश्र, पटकथा रुचि नारायण, शिव कुमार सुब्रमण्यम, अभिनय के मेनन, शाइनी आहूजा, चित्रांगदा सिंह। तो ये पिक्चर हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये इसी चीज को दृश्य दिखाता है कि किस प्रकार से ये तीनों जो हैं अपनी अलग अलग रास्तों को चुन करके अपनी अपनी मंजिलों को प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों हमें यह समझ में आया कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभुत्व को, अपनी विरासत को कायम रखा। गैर कांग्रेसी पार्टी 1977 में जीत करके भी आई, लेकिन 18 महीने से ज्यादा वो सरकार नहीं चला पाई, गिर गई। और इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, परंतु 4 महीने में कांग्रेस ने उसकी सरकार भी गिरा दी थी। तो विद्यार्थियों गैर कांग्रेस सरकार का इस प्रकार से चित्रांकन हुआ और 1980 के आम चुनावों में कांग्रेस सरकार ने फिर वापस से अपनी विरासत को वापस से हासिल कर लिया था। और इसके साथ ही विद्यार्थियों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय की ये कुछ प्रश्न हैं, इनको हल करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप बताएं कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गलत है, और आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में आपको बताना है कि ये किस प्रकार से तो आपको बताना है कि आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की, ये सही है या गलत है। तो आप बताइए वास्तव में 1975 में की थी या कब की थी? 1975 में ही की थी, सही है ये। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए थे, यस बिल्कुल सही। सब निष्क्रिय हो चुके थे, सभी को धरपकड़ करके सबको निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंद किया जा रहा था। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, ऐसा था, गलत। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के लिए नहीं बल्कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी। आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था, सही है या गलत? बताइए, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता?
आप बता सकते हैं कौन सा नहीं खाता? संपूर्ण क्रांति का आह्वान, 1974 की रेल हड़ताल, नक्सलवादी आंदोलन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा से मेल नहीं खाता? संपूर्ण क्रांति का आह्वान, 1974 की रेल हड़ताल, नक्सलवादी आंदोलन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला या शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष की हम बात करें तो इसमें ये नहीं आएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो ये भी नहीं है, नक्सलवादी भी नहीं, 1974 की रेल हड़ताल भी नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ये मेल नहीं खाता है। इसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में मेल बैठाएं। संपूर्ण क्रांति की बात करें तो संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ जयप्रकाश नारायण, छात्र आंदोलन बिहार आंदोलन और रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस। किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराए गए? तो आपको बताना होगा 1980 में मध्यावधि चुनाव का सबसे बड़ा कारण था जनता पार्टी की सरकार की अस्थिरता। 1977 के चुनावों में एकजुट होकर चुनाव लड़ा था इन्होंने, लेकिन कांग्रेस पार्टी को चुनावों में हराया भी था, परंतु जनता पार्टी के नेताओं में प्रधानमंत्री के पद को लेकर मतभेद हो गए थे, अंदरूनी कलह मच गई थी। मोरारजी देसाई को पहले बनाया गया, बाद में कुछ समय के चरण सिंह को बनाया गया। 18 महीने में मोरारजी देसाई ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया। इसके बाद मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार के जो उठापटक हुई, असमंजसता, मतभेद जो पैदा हुए, उसी कारण से जो है 1980 में मध्यावधि चुनाव जो है कराए गए। इसी प्रकार से जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया गया था, और इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, इसके क्या निष्कर्ष थे, तो ये आपको बताना है। जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति की थी, और इस आयोग का कार्य क्या था? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल में किए गए अत्याचारों की जांच करना था। और शाह आयोग का निष्कर्ष था कि वास्तव में श्रीमती गांधी की सरकार ने लोगों पर अत्याचार किए थे और उन्हें स्वयं तानाशाही ढंग से शासन किया था। मतलब सरकारी करण को खत्म करके वो निजीत्व में आ गई थी, अपने 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 ये कहते हैं ना हम उसको, अपनत्व में आ गई थी, अपने ही निर्णयों को लागू करने के तरीकों में आ गई थी। इसी प्रकार से 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? तो कारणों को आपको लिखना है, जैसे कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लोकतंत्र को रोकने की कोशिश की जा रही है और सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, और विपक्षी दल सेना, पुलिस कर्मचारियों और लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इससे सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। और 1977 के चुनावों के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, कारण क्या हुआ? 1975 का जो आपातकालीन प्रावधान हुआ और किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने सरकारी जिम्मेदारियों को, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको ना निभा करके उसने अपने निजी को, सरकारीकरण को निजित्व में शामिल कर लिया। तो इसी प्रकार से हमारी राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ? नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर इसका असर, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में, और जनसंचार माध्यमों के कामकाज। तो इन सभी को आपको इसके अंतर्गत लिखना है कि क्या आपातकाल के समय जो है क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत स्थापित हुई। नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर इसका असर क्या रहा? तो इसमें हम बात करें तो आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और नागरिकों को बिना कारण बताए कानूनी हिरासत में ले लिया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में बात करें तो आपातकाल में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के सहयोगी हो गए और सरकार के प्रति वफादार रहने के लिए कहा, और आपातकाल के दौरान कुछ हद तक न्यायपालिका सरकार के प्रति वफादार भी रही। इस प्रकार आपातकाल के दौरान न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों का पालन करने वाली एक संस्था बन गई। जनसंचार माध्यमों के कामकाज की बात करें तो आपातकाल के दौरान जनसंचार के माध्यम जो है वो किस प्रकार से, आपातकाल के दौरान जनसंचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कोई भी अखबार के विरुद्ध कोई भी खबर या संपादकीय नहीं लिखा गया, और जो खबर अखबार द्वारा छापी जाती थी उसे पहले सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी।
और इसी प्रकार से पुलिस और नौकरशाही की भी कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत पुलिस और नौकरशाही कार्यवाही जो है वो आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के पक्ष में धरपकड़ जो है इन लोगों ने शुरू कर दी थी। इसी प्रकार से भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ, इसको भी आपको पुष्ट करना है। इस प्रकार से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इस पर। अधिकांश विरोधी दलों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत बिल्कुल नहीं थी और आजादी के समय से लेकर 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व बना रहा था और विरोधी दल उभर नहीं पाया। और वहीं आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और विरोधी दल के नेताओं को धरपकड़ करके उन्हें निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंद कर दिया गया था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इनका जवाब अवश्य दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर के आएंगे आपके पास। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।